हमने बात की कि वर्क डन एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, वो उसके ऊपर वर्क डन नहीं करती। सो वर्क डन इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज जीरो। डायमेंशंस देख लेते हैं या यूनिट्स देख लेते हैं, आप जो मर्जी इनको कहें, डायमेंशंस आर यूनिट्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसी से आप निकाल सकते हो जो आपके पास इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्स की, दैट इज एफ बी इज क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ से हमने डायमेंशन तो बेसिकली निकालनी है ना बी की, फोर्स की तो हमें पता है ऑलरेडी। तो बी की डायमेंशन होंगी फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज और वेलोसिटी की डायमेंशन की। तो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं न्यूटन, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से सारी चीज़ें। चार्ज की डायरेक्शन कूलम और वेलोसिटी की डायमेंशंस मीटर पर सेकंड। तो कूलम्स न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, आप अब इसको ऐसे देख लें, दैट इज इक्विवेलेंट टू और सेम एज न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। तो दिस इज न्यू यूनिट और इसको बोला जाता है टेस्ला, 1 टेस्ला, इसको आप कह लें। इस तरह की डायमेंशन है इसकी। इसको और तरह से भी लिखा जा सकता है, मतलब कूलम और सेकंड का आपस में रिलेशनशिप है, ये वाला रिलेशनशिप। तो कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं इन दिस फैशन, इधर भी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बोथ आर द सेम थिंग। ये एक बड़ी यूनिट है टेस्ला, काफ़ी बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। ये यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड आज तक इस्तेमाल होती हैं, वो छोटी वैल्यू होती है उनकी। टेस्ला बहुत बड़ी फील्ड है मैग्नेटिज्म के हिसाब से देखा जाए तो। ज़्यादातर फील्ड जो होती हैं वो मिली टेस्ला या इस ऑर्डर की होती हैं, इर्द गिर्द हमने देखी हुई हैं। और दिमाग के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है, उस दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो तो माइक्रो टेस्ला में होगा या इवन नैनो टेस्ला में होगा। वो बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है जो दिमाग के अंदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन्स है। तो जो छोटी यूनिट उसके लिए यूज होती रही आज तक वो है गाउस, यहाँ पे मेंशन है इधर जी। और ये काफ़ी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है, तकरीबन 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 गाउस। तो ये डायमेंशंस का डिफरेंस है जो हम यूज करते हैं। तो गाउस और टेस्ला आपस में इंटर कन्वर्ट इस फार्मूला से हो सकती हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 गाउस। नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इसने मेंशन की हुई है कि किस किस ऑर्डर की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिजिक्स वाले, आप लोग तो शायद ना करें कभी क्योंकि आप मैथमेटिशियंस हो, लेकिन शायद सुने कभी कभार। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो लैब में प्रोड्यूस की जाती हैं वो होती हैं अराउंड 30 टेस्ला। और जो पुराने ज़माने की लैब्स हैं जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हैं, तो वो 2 टेस्ला तक मैक्सिमम जाती थी। लेकिन 2 टेस्ला तक जाने के लिए भी बहुत लो टेम्परेचर तक जाना पड़ता है इनको। एमआरआई आपने सुना होगा, हॉस्पिटल्स में होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसे कहते हैं, वो भी दिमाग का स्कैन करते हैं इससे। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रफली होती है कितनी, 1.5 टेस्ला तक। और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही स्मॉल है, आल्दो की एग्जिस्ट तो करती है, मेजर भी की जा सकती है, लेकिन वो इस ऑर्डर की है 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। और ब्रेन की जो है वो आप देखो, नर्व इम्पल्सेस मैंने भी जिक्र किया है कि बहुत स्मॉल होती है, तो नैनो से भी स्मॉल है, ये तो पिको टेस्ला में 10 रेज टू द सर पावर -13 टेस्ला। हाँ जी बोलें। सर टेस्ला की अक्सर तस्वीरें हैं, उसमें किसी रूम में हाँ, काफ़ी ज़्यादा लाइट लाइट ग्लो कर रही है। टेस्ला बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक, जी जी। जिसने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत सारा काम किया था। ये बात है 1920s की, बहुत पुरानी बात है। निकोला टेस्ला उसका नाम था। यहाँ पे शायद उसकी इमेज कहीं दी हो इन्होंने, जी सर। बुक में ऊपर शायद एक इमेज दी हुई थी, लेकिन ये तो ऑस्ट्रिच की थी। टेस्ला की
शायद नेक्स्ट चैप्टर में कहीं इमेज हो मौजूद, तो हम सर देखेंगे। वो उसके साथ काफी मतलब नाइंसाफी हुई थी, उसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल पेटेंट्स बिल्कुल। नहीं मिले थे। उसको टाइमली जो है उसके काम का क्रेडिट नहीं मिला था, तो जिस वजह से मसाइल हुए थे काफ़ी सारे। तो लेकिन वो अपने अपने टाइम का वो एक जीनियस आदमी था, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में आप पढ़ सकते हैं, अगर आप गूगल करें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको। सर निकोला डॉक्यूमेंट्री टेस्ला। देखी थी एक। गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखा करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, निकोला टेस्ला। अच्छा, इसके बाद टेस्ला नाम की एक कंपनी भी बनाई गई है, आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो। इसके ऑनर में जो अमेरिकन है, एक एंटरप्रेन्योर है, क्या नाम है उसका, अ, यार उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। सर मेरे भी ज़हन से निकल गया। खैर जो भी है, उसने इसके ऑनर में एक अपनी कंपनी बनाई है जिसमें वो बड़ी हाई टेक किस्म की चीज़ें बना रहा है, और कारें, और ऐसी कारें जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, और मैग्नेटिज्म का उसमें रोल है, और बहुत सारे उसकी उसमें फैंसी चीज़ें हैं, और सिर्फ कारें नहीं, बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजी वो बना रहा है। तो सर एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क, बिल्कुल। तो ये नाम है जी उसका, एलन मस्क। तो ये तो खैर उसकी कंपनी का नाम टेस्ला है। असल में टेस्ला निकोला टेस्ला था, जो कि एक साइंटिस्ट था। लेकिन ये कि बंदा जो कि साइंस को ऑनर करने वाला है, तो इसने उसके नाम पे ये कंपनी एस्टेब्लिश की है। हम इसी मौजू पे फर्दर बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। तो हमने पहले तो इंडिविजुअल चार्जेस की बात की, अब हम बात करते हैं कि एक चार्ज ना हो बल्कि कलेक्शन ऑफ चार्जेस हो, करंट की शेप में वो मूव कर रहे हो। करंट तो हो सकता है। तो इसके लिए दो तीन कन्वेंशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो हम यूज़ करते हैं, बुक्स में लिखी होती हैं, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हो, मतलब आप पेज की तरफ देख रहे हैं या अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हो, तो उसको हम शो करते हैं डॉट्स के साथ। ये डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये है बी आउट ऑफ द पेज। और अगर डायरेक्शन उसकी बिल्कुल टुवर्ड्स द पेज हो या टुवर्ड द स्क्रीन हो, मतलब परपेंडिकुलर हो उसके टुवर्ड्स दैट थिंग, तो उसको हम क्रॉसेस से शो करते हैं, इस किस्म के क्रॉसेस से। इनटू द पेज क्रॉसेस से, आउट ऑफ द पेज डॉट से। ये कन्वेंशन है, ये हमें काम देगी जब हम फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे किसी चीज़ के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो ये एक सिचुएशन है, आप देखें, एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके दरमियान ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉइंटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसके बीच में एक वायर है जिसमें से हम करंट गुजार सकते हैं। और यही सिचुएशन को हमने आप दूसरी तरह से, मतलब इसको बिल्कुल ना इसके क्रॉस सेक्शन में आके हम देख रहे हैं, और इस क्रॉस सेक्शन में जब हम आके इसको देख रहे हैं तो हम ज्यूम करते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास करंट जीरो है, कोई करंट नहीं गुजर रहा है इस वायर में से। फील्ड की डायरेक्शन ये है इनटू द पेज ऑफ द पेपर या स्क्रीन, जैसे भी आप इसे कहें। तो जब हम इसमें से कुछ करंट पास करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये बॉटम से टॉप की तरफ अगर करंट हम मूव करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स क्या करेगी, इस वायर को बेंड करेगी इस डायरेक्शन में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी जब 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 इसमें चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज मूव करेगा मतलब करंट मूव करेगा, तो ये इसको इस डायरेक्शन में बेंड करेगी। और अगर हम करंट इस तरह से इसमें पास करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो देन उसके बेंडिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इससे साबित ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। जैसे चार्ज की हमने कहा था ना, डिपेंड कर रही है प्लस होगा या माइनस, इसी तरह ये करंट पे भी डिपेंड कर रही है कि करंट किस डायरेक्शन में होगा। और आइडियली तो हमारे पास तो यही सिचुएशन होती है ना, कि एक कंडक्टर हो, ये कंडक्टर का एक उसमें पोर्शन दिखाया हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी वेलोसिटी इस तरफ हो, इस डायरेक्शन में हो, और ये जो है ये हो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंटिंग इनटू द पेज ऑफ द into the plane of the page or into the plane of the screen। तो हम ये एक एज्यूम करते हैं कि ये एक वो है कंडक्टर की लेंथ L है, और जो इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, फॉर एग्जांपल इतना सा पोर्शन, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है,
और बी का मैग्नीट्यूड या बी की वैल्यू बी इन है, एफ बी है, क्यू है, मतलब सारी चीज़ें मतलब वही हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि फोर्स को अगर हम करंट की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है। तो यूजुअली हम इसको लेके जाएंगे डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी और उधर। तो आपको ये पता है कि चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको आप कह लें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम इस केस में, हमारे वाले केस में वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड विद द लेंथ। ये वाली फिगर आप देखें, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस विल गिव यू द वॉल्यूम। ऐसे कह लें आप इसको। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन में Q ओवर ए एल लिख देंगे, Q डिवाइडेड बाय ए एल। और चार्ज डेंसिटी को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज n, सो दैट इज इक्वल टू Q ओवर ए और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल का मैंने स्मॉल एल लिख दिया, ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आप निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू n टाइम्स ए टाइम एल। ये आ गई आपके पास चीज़। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू थी ना मैग्नेटिक फोर्स जब आपने लिखी थी, तो वह इस तरह से थी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप Q की वैल्यू इंसर्ट कर दें एफ बी में इसी जगह। मैं इसको तो लिखता हूँ, फिर ऊपर वाला स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू नाउ एन ए एल टाइम्स वी क्रॉस बी। और अच्छा, यहाँ पे इसने इसको क्यू फिर क्यों लिखा हुआ साथ, क्यू तो नहीं होना चाहिए इसमें, क्यू को तो हमने ख़त्म कर दिया था। अच्छा खैर, इससे शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, मुझे यकीन है कि इससे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। या ये टोटल निकाल रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। लेट मी थिंक, फोर्स पर यूनिट चार्ज एन ए एल, अच्छा उस तरह से शायद निकाली है इसने कि फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। ठीक है, उस तरह से लिख लें, बेशक ये ना लिखें, इस तरह से भी बन जाती है बात, लेकिन फिर वो आपको ये बुक वाला फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो आप लिखें जी टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन सिंगल चार्ज मल्टीप्लाइड विद टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ से आप लिख लेंगे सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स थी क्यू वी क्रॉस बी, और टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज क्यू दोबारा आ जाएगा यहाँ पे। तो उसको आप यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल क्यू लिखेंगे, कि वो वन चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज को आप लिखेंगे इस तरह करके क्यू। तो इधर भी आप यहाँ पे भी मॉडिफाई कर लें कि क्यू तो है सिंगल चार्ज के लिए था, लेकिन यहाँ पे तो टोटल चार्ज लिखना ना, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखना, तो उसी तरह से लिखना, इसको भी मॉडिफाई कर लें, क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको समझना चीज़ को। क्योंकि मैंने स्टार्ट उधर से लिया था, तो आप कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हर जगह रिप्लेस करें स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू से इधर। और फिर जब आप इसको रिप्लेस कर लेंगे इस जगह पे, तो फिर यहाँ पे आप जो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे जब लिखेंगे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज या टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो आप लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी इंटू क्यू। और अब ये इस क्यू की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली एन ए एल यहाँ पे जो गिवन थी। तो अब आप लिखोगे एफ टोटल फोर्स एफ पी टोटल इक्वल्स ये वाला रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं नहीं लिखता, इसी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसके बाद स्टेप में आएगा।
यहाँ से ये इधर this value gives this thing q v cross b into n al, और यहाँ से अब आप टर्म्स ग्रुप कर लोगे आपस में कि क्यू वी बी, क्यू वी और बी तो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो ये वाला ए, ये इन तीनों चीज़ों को आप ग्रुप करो। यहाँ पे हम वापस जाते हैं, हमारा जो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था कि करंट को हमने लिखा था वेलोसिटी की टर्म में, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की टर्म में। तो वहाँ पे हमारे पास होता था करंट वाज इक्वल टू एन क्यू वी टाइम्स ए। ये रिलेशनशिप हमने हल्का सा इसको टच किया था, बहुत डिटेल में इसकी चीज़ नहीं पड़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, लेकिन ये वही रिलेशनशिप है कि इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये इन टर्म्स को कंबाइन करके लिखें तो ये करंट बन जाता है। तो यहाँ से आप कंबाइन करो ना, क्यू वी और एन इंटू ए, ये चार टर्म कंबाइन हुई तो ये बन गया आपके पास करंट, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, एफ वी इक्वल्स क्यू टाइम्स वी टाइम्स एन और टाइम्स ए, और साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय बी और एल साथ इसके साथ इधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो बन गया आपके पास करंट, लेकिन ये वेक्टर नहीं बन रहा यहाँ पे इनसाइड। यहाँ पे अगर आप देखो तो वी वेक्टर तो मौजूद है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कंबाइन करो तो ये एक वेक्टर नहीं बन रहा इस केस में। तो उसका फिर क्या सोल्यूशन निकाला जाए? एफ इक्वल्स, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है तो आप ध्यान रखेंगे तो समझ आएगी। सो हम एल को भी इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल टाइम्स वी टाइम्स एन टाइम्स ए और क्यू टाइम्स क्यू भी है और मल्टीप्लाइड बाय बी है। ये एक सिचुएशन है। अब यहाँ पे हमने कहा कि अगर हम वी एन और ए क्यू को कंबाइन करें तो ये हमारे पास बन जाता है करंट, लेकिन करंट का तो आप नहीं ले सकते क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फिर क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि हमने इन टर्म्स को कंबाइन किया है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान होता है। इस केस में हमने वी को तो जम कर लिया ना इसके अंदर, करंट के अंदर, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट फिर किस चीज का लिया जा सकता है बी के साथ? आई, तो आई इज अ स्केलर, स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं लिया जा सकता, तो फिर हम क्या करें? कोई आइडिया दे सकता है मुझे इस बारे में? जी लेंथ ही रहेगी। लेकिन लेंथ भी तो स्केलर है। देखो ये नुक्ता है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये हमने कैसे मैनिपुलेट करना चीज़ों को। तो आप लोगों को याद होगा कि v अगर वेक्टर है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, v का मैग्नीट्यूड टाइम्स v का साथ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उसकी कोई डायरेक्शन होगी, हम उसे कह देते हैं आर डायरेक्शन है साथ उसकी, या कुछ कोई भी नाम दे दें उसको यूनिट वेक्टर को, v का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय विद इट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, हमने कहा है कि v टाइम्स m टाइम्स a टाइम्स q ये करंट बनता है, तो इसमें v का मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है या वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो रही है? i की डेफिनेशन आपको बताई है मैंने, i इक्वल्स n q v a, तो ये सब के सब स्केलर्स हैं, n भी q भी v भी और a भी इस केस में। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस वेक्टर v की सिर्फ इसमें इसका मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है इस वाले सेक्शन, लेकिन यूनिट वेक्टर तो बच जाएगा ना इससे, इसका इधर ही। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं अब इस रिलेशनशिप को कि f इक्वल्स, इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, f इक्वल्स
आई जो कि स्केलर बन गया वो पीछे हो गया, साथ एल, और साथ वो जो वेक्टर था आर जो हमने निकाला था उससे वेलोसिटी वाले वेक्टर से, और क्रॉस, ये सब के सब क्रॉस हो रहे हैं बी के साथ, बी वेक्टर के साथ। और अब आप जरा गौर करो सिचुएशन पे, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वाली रेड एरो से शो हो रही है जो, और हमने इसमें से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर की होगी वो यही वाली होगी ना, ये जो आर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी एग्जैक्टली यही वाली होगी, साथ इसके पैरेलल ही होगी। तो ये मैंने उसके ऊपर ड्रॉ भी कर दिया था कि आपको नजर आए, मैं इसको रेड में ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा इसको इसका कंट्रास्ट बनाना आसान हो। तो आर यूनिट वेक्टर की भी यही डायरेक्शन होगी जो कि डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और इस वजह से हम इसको अगर एसोसिएट कर दें आर वेक्टर को लेंथ के साथ, तो लेंथ एक वेक्टर बन जाएगा। इन दोनों चीज़ों को अगर हम आप कंबाइन कर दें तो देन एफ बिकम्स सॉरी एल बिकम्स अ वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्योंकि एल को वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत थी जो कि हमने वेलोसिटी वेक्टर से निकाल लिया, और हमने ये देखा कि दोनों पैरेलल ही होंगे, इन दोनों की डायरेक्शन में फर्क नहीं होगा एल वेक्टर की और वी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये आ गया जी हमारे पास रिलेशनशिप उस केस में जब हमारे पास वो है सिचुएशन है, ब्रैकेट्स मैंने ऐसे इंसर्ट कर दी, इसको ऐसे ही लिख देते हैं आई एल क्रॉस बी। तो इससे मुराद ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो उसके लिए रिलेशनशिप हम आइंदा ये यूज़ किया करेंगे। वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, एफ इज़ नाउ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट and f is proportional to the sin of theta, किसके दरम्यान है, थीटा इज बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड पी वेक्टर। मतलब ये भी हो सकता है कि बिल्कुल पैरेलल ना हो, लेंथ का वेक्टर, लेंथ की डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी सी और आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ये परपेंडिकुलर ना हो, तो उस केस में फिर हमें ये वेरी करना पड़ेगा इसको थीटा के हिसाब से। मैक्सिमम फोर्स कब एक्ट करेगी, इस इक्वेशन को देख के बताएं आप लोग, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस पी। सर जब साइन 90 होगा। साइन 90 होगा, साइन 90 कब होगा, किस कौन सा केस है वो, सर जब परपेंडिकुलर होंगे एल और बी हाँ वेक्टर। वायर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि ये वाला केस था टिपिकली, अगर आप देखें ना तो वायर जी इस सर। डायरेक्शन में थी और फील्ड जो थी वो इनटू द पेज ऑफ द पेपर थी, या इनटू द पेज ऑफ द इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन थी। तो उस केस में ये डायरेक्शन एंगल 90 का बन रहा था और मैक्सिमम फोर्स तब एक्ट करेगी। और जीरो फोर्स का तो हमें पहले ही पता है कि अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, पैरेलल हो जाएं या एंटी पैरेलल हो जाएं, दोनों केसेस में साइन ऑफ जो थीटा होगा वो या जीरो होगा या 180 होगा, और साइन ऑफ जीरो पे भी जीरो होता है और 180 पे भी जीरो होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। अब हमने देख लिया कि ये वो फार्मूला है जो तब हम यूज़ करेंगे जब स्ट्रेट वायर हो। अगर वायर स्ट्रेट ना हो तो फिर फार्मूला तो यही इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर हमें उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो मॉडिफिकेशन हम नहीं इधर पढ़ते, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, कॉम्प्लिकेटेड काम करने की। तो कर तो सकते हैं हम, थोड़ी सी डेरिवेशन है तो आप उसके लिए भी निकाल लोगे वो, लेकिन यू विल बी मोर कंफ्यूज देन एवर। सो मैं उसको रहने देता हूँ, ये वाली जो डेरिवेशन है उसको रहने देते हैं, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस फॉर द टाइम बिंग। और फिर आगे एक क्विज़ है, ये क्विज़ भी इसी फार्मूले से रेलिवेंट है कि ये दो वो हैं, वायर है जो कि ए से बी तक है इसकी लेंथ, और ये मुख्तलिफ एंगल्स पे इसने बताया हुआ है कि बताएं कि फोर्स कैसे हो। So this is very straightforward, just you have to use F is equal to I L cross B, I L magnitude times L magnitude B magnitude times sin of theta। तो ये करेंगे तो इस तरह के सवाल बड़े इजीली हो जाएंगे।
अच्छा, इसके बाद लूप की भी हम बात नहीं करते। लूप हमें इतना वो नहीं है, फैसिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा, आप मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? करंट कैरिंग लूप कर लें, इसका इस्तेमाल है आगे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों में, तो मेरा ख्याल है बेहतर है आप लोगों के लिए। फिर अगर आगे वो मोटर्स वगैरह पढ़नी है तो फिर मोटर्स वगैरह इतनी ज़्यादा तो नहीं करनी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए ना। ये तो जी सर। मोटर स्किल से रेलिवेंट है, तो देख लेते हैं आज के लेक्चर में जो थोड़ा टाइम बाकी है उसमें। तो करंट कैरिंग लूप है, मुराद ये है कि एक ऐसा सर्किट हो जिसमें करंट गोल गोल घूम रहा हो। गोल से मुराद है कि जिस तरह की भी उसकी शेप है। अब इसमें रेक्टेंगुलर शेप का लूप है, तो इसमें 4 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 इसने इनको मतलब डेजिग्नेट किया हुआ है, और फील्ड की डायरेक्शन इस लूप में इस तरह से है। तो फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो फिर हम इसमें देख कहाँ से रहे हैं इसको? ऊपर से देख रहे हैं। ये साइड वाइज देखते हैं, कैसे देख रहे हैं जी। इसको रोटेट कराना पड़ेगा ना हमें एक एक्सिस के गिर्द। एक्सिस इसको ये मान लें आप, ये वाला पॉइंट, इस डायरेक्शन में इसका एक्सिस मान लें। खैर, इसको डिटेल से करते हैं थोड़ा, मैं इतना इसको कैजुअली नहीं करता ताकि चीज़ें ख़राब ना हों, मसले ना बने। तो इसको जानने से पहले लेकिन हमें टॉर्क शार्क का पता होना चाहिए। टॉर्क का इसने अलग से नहीं जिक्र किया हुआ ना, टॉर्क इसने इसी में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। तो खैर करते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ये लूप है और ये फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम चले जाते हैं इसके बिल्कुल ऊपर। हम समझ लें कि हमने लूप को ऊपर से देखना शुरू कर दिया है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन हमने ऊपर से देखना है, इस डायरेक्शन से कि यहाँ हमारी आई है कहीं इस जगह पे। हमने यहाँ पे अपनी दूरबीन लगा ली है, या क्या कहें इसको, जो भी आप इसको समझें कि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है। मतलब अपर फिजिकल साइड नजर आ रही है सर? फिजिकल लूप है। ऊपर से हम उसको अपर देख रहे साइड हैं। से देख रहे हाँ, अपर साइड हैं। से ओके। देख रहे हैं। अपर साइड से देखेंगे तो हमें इस तरह से नजर आएगा लूप के, इसके 2 एंड ही हमें नजर आएंगे। ये सिर्फ ये लाइन नजर आएगी ना ऊपर से, ये वाली। तो ये लाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये इसकी टोटल लेंथ थी इस साइड की। तो हमने इसको ये लूप रोटेट करेगा इस ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम लूप को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो शुरू में हम उसको थोड़ी सी वेलोसिटी देंगे तो ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। करंट देंगे अगर हम थोड़ा सा, वेलोसिटी नहीं देते, करंट उसमें अगर हम थोड़ा सा पास करेंगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये वो प्रिंसिपल है जो कि मोटर्स में आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल से चलती है। आप करंट देते हो तो वो रोटेट करती है और आप उससे बहुत तरह के काम कर लेते हो। लेकिन ये मोटर का प्रिंसिपल हम नहीं पढ़ रहे, जस्ट हम फिलहाल हम करंट कैरिंग लूप के ऊपर टार्क कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटर का प्रिंसिपल इज अ मोर डिटेल्ड थिंग, और उसको समझने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी हमें बाद में। लेकिन फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। जब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करेगा किसी एक्सिस के गिर्द, और वो एक्सिस पास हो रहा होगा इस लाइन के। अगर हम इसको सामने से देखें तो वो एक्सिस यहाँ होगा, इस जगह, इस तरह से होगा ये एक्सिस। इसके गिर्द ये घूम रही होगी, घूम रहा होगा ये लूप। रफली मैं बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है। और इसी चीज़ को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये एक्सिस हमें यहाँ पे इस पॉइंट ओ से शो हो रहा है। ऊपर से हम देखें तो इसको, तो ये इस पॉइंट ओ से शो हो रहा है और इसके गिर्द इसकी रोटेशन है। और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो उस केस में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। एक साइड पे हमें ये ऐसी नजर आ रही होगी कि जैसे ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज है, और दूसरी साइड से हमें ऐसे नजर आ रही होगी जैसे ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेज है। बस ये इसकी एक आप समझ लें कि खास बात है इस सारी सिचुएशन की। और फोर्स जो एक्ट करेगी वो दोनों हिस्सों पे डिफरेंटली एक्ट करेगी। इस वाले हिस्से पे ये इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमने ये बताया कि ये अगर ऊपर आप इक्वेशन याद रखो, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये वाली,
एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो दोनों लूप्स के जो हिस्से हैं उनमें करंट की डायरेक्शन फर्क है ना, इधर करंट इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ आ रहा है, और इधर ऊपर जा रहा है। तो इसी वजह से एक में फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी, एक में इस तरफ एक्ट करेगी। डायमेंशंस हमने स्पेसिफाई की हुई हैं अक्रॉस द जीरो। तो जीरो के एक साइड पे भी हाफ और दूसरी साइड पे भी हाफ लिया हुआ है। ये 20 लेंथ थी ना इसकी, ये वाली, तो इसको हमने हाफ ऑफ किया हुआ है। और फिर हमने इसके ऊपर फोर्सेस निकाली हुई हैं कि फोर्स जो साइड 2 पे एक्ट करेगी उतनी ही फोर्स एक्ट करेगी साइड 4 पे। इधर और इधर एक जैसी फोर्सेस एक्ट करेंगी, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड सिंपली इस तरह से लिखे जाएंगे, अच्छा नहीं, ये तो फोर्सेस बता रहा है जो ए साइड पे हैं, बी साइड वाली तो अभी नीचे आएंगी, ये फिलहाल ए साइड वाली है, बी साइड की ये नीचे लिखी हुई है एफ पी बाई टू प्लस एफ फोर बी बाई टू, इसको हम बाद में लिखते हैं। ये है जी परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस ऑन इक्वेशन वन दीज डायरेक्शन। अच्छा सर जी जी जी, सर ये जो F4 फोर्स है ये इस बॉक्स के नीचे वाली साइड पे है। ये देखो ना बनी हुई है ना डायरेक्शन इसकी, ये वाली डायरेक्शन है इससे नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, ये F2 है। ऊपर की तरफ। लेकिन ये फोर्सेस जो है ये इन साइड्स पे है ना, ये वाली साइड्स हैं जो इन पे एक्ट कर रही हैं, इन वाली नहीं है फिलहाल, इन वाली हम नहीं कंसिडर कर रहे। ये वाले फेसेस जो है मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। बना भी हुआ वैसे ऊपर फिगर में, आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना घर जाके तो फिर आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन वक्ती तौर पे मैं बना देता हूँ कि ये जो फोर्स F2 और F4 है ये इन फेसेस पे है, इन वाले फेसेस पे। तो यहाँ पे F बराबर होना चाहिए आपके पास, जनरली आपके पास इक्वेशन जो है उसी को लेंगे ना आप, F इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू नहीं, आई एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो आप देखोगे कि इन दोनों फेसेस में फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इन दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर है। करंट अपोजिट्स हैं, फोर फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। तो इसमें जो फोर्स एक्ट करेगी वो इससे एक्ट करने वाली के दोनों आपस में अगेंस्ट होंगी एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा आई टाइम्स लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। और लेंथ ऑफ कंडक्टर आप यहाँ पे गौर करके देखो, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पे ए है दोनों साइड में, ये वाली डायरेक्शन ए है, रेक्टेंगल की ये साइड ए है। तो आप लिखोगे आई एल क्रॉस बी, तो आई एल क्रॉस बी को आप रिप्लेस करोगे आई टाइम्स ए क्रॉस बी, और एंगल दोनों में 90 है तो आ जाएगा आई ए का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एक में ये पॉजिटिव होगा, अगर साइड 2 है तो ये होगी प्लस आई ए बी, और F4 होगी माइनस आई ए बी। तो ये दोनों आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करेंगी कि एक दूसरे को कैंसिल टाइप कर सकती हैं, ये कैंसिल कर सकती हैं या नहीं कर सकती, बट दोनों की डायरेक्शन इस तरह से होंगी, कैंसिल नहीं करेंगी। इसकी वजह मैं बताता हूँ कि कैंसिल नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। अच्छा, अब आप जाओ जरा ऊपर वाले फेसेस में, यहाँ पे ये जो फेसेस हैं इसके जिनकी टोटल लेंथ बी है, इसमें फोर्सेस किस तरह एक्ट करनी चाहिए जरा ये बताएं मुझे। सर रिपीट कर दें। मैंने कैलकुलेट किए हैं फोर्सेस इन दो साइड्स के लिए ना, 2 और जी सर। 4 के लिए। ये ऊपर वाली हैं 1 और 3 साइड्स, इनमें कैसी फोर्स एक्ट करेगी इस लूप के ऊपर। सर इसमें एंगल 0 है तो नहीं करेंगे ना फोर्स। नहीं करेंगी तो क्या होगा। फोर्स सिर्फ साइड जो वर्टिकल साइड्स हैं उन्हीं पर एक्ट करेंगी, वर्टिकल साइड वहाँ पे में एंगल वर्टिकल 0 है साइड्स ना। पे एक्ट करेंगी। तो जी आपके सर। पास वर्टिकल साइड जो नेट फोर्स है वो कितनी आएगी। आई ए बी। आइए F2 भी, प्लस ये वाली है E जो फोर्स जो आएगी, फोर्स सिर्फ इन दो फोर्सेस की वजह से ही आएगी, टोटल फोर्स जो है वो इन दो फोर्सेस की वजह से आएगी। अच्छा, अब ये फोर्सेस क्या करेंगी मुझे जनरली बताओ जरा, कि सर रोटेट एक करवाएंगे इधर इसको। पॉइंट आउट कर रही है, दोनों अपोजिट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लोगों को बताया कि एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव आई ए भी है और एक ही डायरेक्शन नेगेटिव आई ए भी है। तो वैसे तो हम ये कहते होते हैं कि फोर्सेस लग रही हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, लेकिन फोर्सेस इस तरह से लग रही हैं कि इनका एक एक्सेस जनरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक एक्सेस जनरेट हो रहा है। इसको हम फर्ज करो कि एक्सेस को हमने फिक्स किया हुआ है, मतलब ये नहीं है कि कोई रैंडम एक्सेस है या ऐसे लूप पड़ा हुआ है हवा में।
तो हमने इसको सेंटर से किसी चीज के साथ फिक्स किया हुआ है, वी हैव फिक्स्ड इट। तो क्या होगा फिर, ये रोटेट करेगा, एक इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, दूसरी इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी। तो जो फोर्स मतलब फोर्सेस की डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन जो रोटेशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगी। इसे कहते हैं, इस तरह की फोर्सेस हो तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, कपल। इसको हम क्या बोलते हैं, कपल। ये ऐसे ही है जैसे आपका गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, गाड़ी का सर स्टीयरिंग व्हील समझ लो, या आप इसको समझ लो मोटरसाइकिल का जो वो है आपका हैंडल है। हाँ जी बोलो, आप बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? सर वैसे तो आपने यहाँ पे इंडक्शन की बात नहीं की, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये हम रेक्टेंगुलर कॉइल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल्स को हम इंक्रीज करके इंक्रीज एक करते हैं, सर्कल सा बिल्कुल बना दें बिल्कुल 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 कर सकते हैं तो इंक्रीज। ज़्यादा इंडक्शन होगी, ज्यादा इंडक्शन, उसकी वजह क्या होगी वैसे? क्योंकि हर रोटेशन पे वो मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा हो जाएगा ना हर एक एरिया। जो रोटेशन होगी वो एक कॉइल के तौर पे एक्ट करेगी ना, ठीक है। जितनी ज्यादा जी सर। कॉइल्स, जितनी ज्यादा टर्न्स करेंगे आप, उतनी ज्यादा उसमें वो आ जाएंगी, आप उनको उतने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स मान लेते हैं इस किस्म के। सर मोटर में यही होता है कि रेक्टेंगुलर कॉइल ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन मोटर थोड़ी सी उसमें कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, ये सिर्फ इतने सी चीज़ से नहीं बनती मोटर। कुछ 2-4 पॉइंट्स और हैं, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। उसमें कुछ वो वो होते हैं उसके अंदर, शूज़ लगे होते हैं इस किस्म के, जो कि उसको रोटेट करवाते हैं। क्योंकि जो करंट है वो हम देखो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं एसी वाला करंट ना, डीसी करंट नहीं यूज़ कर रहे होते। ये डीसी मोटर की हद तक तो ठीक है, लेकिन डीसी मोटर्स यूज़ कम होती हैं हमारे पास। ज़्यादातर जो मोटर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एसी मोटर। एसी मोटर्स। तो वो इतना मतलब डायरेक्टली आप इनको इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। बट इन एनी केस, तो आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक ये वाली जो इस फेस पे लग रही है और एक ये वाली, और दोनों एक दूसरे को अपोजिट एंड पे रोटेट करेंगी। और उसका, अच्छा अब टाइम खत्म होने वाला है, इसको हम नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में करेंगे। इस हद तक आप याद रख लो कि दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेज हैं जो कि इसको रोटेट करवा रही हैं, इसको अपोजिट वे में। लेकिन अपोजिट वे में जब रोटेट करवाएंगी तो एक्चुअल रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होगी।